आपका स्वागत है शेयर बाजार सबका अधिकार में। जो इस शो में जो है हम आपके क्वेरीज लाते हैं, लेकिन जो सवाल पूछने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। आप अपने स्क्रीन में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूआर कोड रहेगा जिसकी तरफ से आप जो है अपनी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, अपने स्टॉक लिख सकते हैं, क्या बाइंग प्राइस है, कितने समय पे आपको रखना है स्टॉक, और ऑफ कोर्स जो क्वांटिटी क्या है उस पर भी नज़र रखेंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जो टेक्निकल और फंडामेंटली दोनों ही तरफ से जो है आप हमें मदद करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स हमारे साथ कविता और अंश दोनों भी जुड़े हुए हैं और मार्केट की भी चेक कर लेते हैं। अभी तो यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी निफ्टी में अभी भी देखी जा रही है, थोड़ी करेक्शन हो रही है पर अभी थोड़ी फ्लैटिश है। एंड ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि 6 से 8 सेशन जो है निफ्टी हो या निफ्टी बैंक यहाँ पे रेंज बाउंड रहे हैं। तो आज दिन के ट्रेड में देखें तो फ्लैटिश जो है ट्रेड देखने मिल रहा है, हालांकि थोड़े से लोअर लेवल्स पे ज़रूर है निफ्टी बैंक। अगर ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो ब्रॉडर इंडिसेस में जो है एडवांसेस जो है वो फेवरेबल है। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 3:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखने मिल रहा है। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दूं कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस है या एसएमई काउंटर्स हैं, यहाँ पे थोड़ी बाइंग देखने मिल रही है। स्टॉक्स जो है ज़्यादा हरे निशान में है, तो ब्रॉडर इंडिसेस में ज़्यादा एक्शन देखने मिल रहा है। आप निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का चार्ट अगर दिखाते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है थोड़ी सी सस्टेन बाइंग आ रही है। बट ओवरऑल कहेंगे कि अभी भी मार्केट रेंज बाउंड है और कुछ सेगमेंट्स में जो है ऑफकोर्स बाइंग थोड़ी बहुत देखने मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले जो है थोड़ी मार्केट की चेक ले लेते हैं करंट लेवल्स पे। और यहाँ पे जो है खास करके मेरे को ब्रॉडर इंडिसेस निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स उसके जो है बात में लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएंगे कि पिछले 2 से 3 सेशन में एक अच्छा बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन भी आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कुछ अच्छी एक जंप देखने मिल सकती है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के ऊपर? स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपने जो बजट डे का लो कैंडल था, जिसका जो लो दिखाई दे रहा था 14,960 के आसपास, वहीं से एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है स्मॉल कैप इंडेक्स ने सक्सेसफुली इस लेवल को डिफेंड कर लिया है। और कल हमें यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न देखने को मिला था आफ्टर सो मेनी डेज ऑफ करेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मूव कंटिन्यू रहना चाहिए, तो यहाँ से हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। करंटली स्मॉल कैप इंडेक्स 15,650 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 16,050 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो हमें फर्दर बढ़त देखने को मिलेगी और उस वक्त हमें एक 1,000 पॉइंट का मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है कैमल स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो जो बेस लेवल पे जो फॉर्मेशन हुआ वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है और बुलिश एंगल्फिंग जब बना था तो वहां पे डिसेंट वॉल्यूम भी हमें देखने को मिले थे। तो मुझे लगता है कि फॉलो थ्रू मूव कंटिन्यू रह सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स में। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बाजार की चाल के साथ साथ शेयर बाजार सबका अधिकार एक ऐसा शो जहाँ पर हम दर्शकों के सवालों को भी शामिल करते हैं। और यूट्यूब से क्योंकि दर्शक अपने सवाल हमें भेज रहे हैं, वैसे तो क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर पुष्पेंद्र कौर का सवाल मैं लूँगी और ये कह रहे हैं कि ये फंस गए हैं। इन्होंने बाकायदा आई एम स्टक लिखा हुआ है एमएनएम के स्टॉक में और ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस जो है 2980 पर है। और हम देख रहे हैं लगभग 14.7% 7 ट्रेडिंग सेशंस में एमएनएम टूट चुका है। क्लियरली यहाँ पर बुधवार को हमने देखा कि लगभग 2.2% और इसमें कमज़ोरी बढ़ी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि टेस्ला की भारत में एंट्री के चलते यहाँ पर हम कितना ज़्यादा इस पर गिरावट और हावी देखेंगे। तो शरद, क्लियरली हमने देखा है एक 2728 का लो जो है स्टॉक ने क्लियरली टच किया है और केवल 7 ट्रेडिंग सेशंस में अब मानिए इतनी गिरावट हो चुकी है और सिर्फ आहट से कि टेस्ला की एंट्री यहाँ पर हो रही है। देखिए पैनिक क्रिएशन तो थोड़ा हो रहा है। बिल्कुल। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि BYD भी एक चाइना का ब्रांड है। हाँ। वो भी धीरे धीरे अपना शॉप्स खोल रहा है। हाँ, टेस्ला अपना शोरूम का दिल्ली और बॉम्बे का बातचीत ऑलमोस्ट आ गया है रिपोर्ट्स में। अब वो हायरिंग करने लगे। लिंक्डइन में डेली देख रहे हैं कि पहले 15-20 जॉब्स था, अब 150-200 जॉब्स आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन एक इंटरेस्ट आ रहा है। अब एक ऑटो का एक लॉबी होता है और कल रात को जो था एक टाइप से एक इंटरव्यू हुआ था यूएस में, इलन मस्क और एक साइड ट्रम्प। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे थे कि ऑटो लाइक इलन मस्क फैक्ट्री तो बनाया, अच्छी बात है, लेकिन भारत के ऑटो टैरिफ ज़्यादा है।
उसको पे आपको काम करना काम होगा। करना रेसिप्रोकल मतलब अगर मैं आप पे 10% टैक्स लगाए तो आपको भी मेरे पे उतना ही लगाना है। एग्जैक्टली। अब वो नेगेटिविटी जो है ऑटो सेक्टर में आया। सीएम की एक मीटिंग भी हुई। अंश, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो पीवी इंडस्ट्री है FY26 के लिए सिर्फ 1 से 1.5% भागने वाला है। उसके कारण नोमुरा ने कहा ये तो एक्सपेक्टेशंस के कम है, तो 3-4 नेगेटिव न्यूज फ्लोज आए। और एमएनएम जिस तरह पोस्टर बॉय बना था आपका ईवी स्पेस का, ऑल ऑफ अ सडन जो है बाहर के कॉम्पिटेंट्स आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और बाहर के कॉम्पिटेंट्स में एक चीज मैं बताता हूँ अंश, इनके पास टेक्नोलॉजी रहता है, हमारे पास रहता है डिस्ट्रीब्यूशन और वेंडर। तो ये एक चीज है जिसके कारण जो ईवी के हमारे पोस्टर बॉय डोमेस्टिक के, वहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। लेकिन शरद, एक कमेंट भी आया था ना शायद डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से था कि मतलब इफ इलॉन मस्क लाइक ओपन फैक्ट्री इन इंडिया वोंट बी फेयर, ऐसा कुछ आया था। तो उस वजह से भी कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है कि शायद फैक्ट्री आ रही है या नहीं, उस पर भी लेकिन बात यहाँ चल पर रही है। भारत जो है लगभग 70% ड्यूटी इंपोर्टेड कार्स पे लगाता है, तो ये मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, हालांकि मस्क साहब का जो इरादा है वो अफोर्डेबल ईवी लाने का है, ठीक है, लेकिन वो अफोर्डेबल टैरिफ्स को देखते हुए कितनी अफोर्डेबल रहेगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन BYD के साथ कंपटीशन एक बहुत बड़ी बात है जो इलेक्ट्रिक कार मार्केट में हम देख रहे हैं बढ़ेगा। लेकिन चलिए अब पुष्पेंद्र साहब को क्या करना चाहिए, लक्ष्मीकांत जी क्या कहेंगे? ये पिछले 8 से 10 दिनों के करेक्शन के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है एमएनएम में। और जो इसका जो क्रूशियल सपोर्ट है वो आ रहा है 2640 का। तो मुझे लगता है कि ये पुल बैक मूव कंटिन्यू हो सकता है। आज यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन भी देखने को लग रहा है। और RSI के चार्ट्स ओवरबॉट जोन से, ओवरसोल्ड जोन से रिबाउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक अपने आगे की तरफ बढ़त बना सकता है। तो हम एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3000 टू 3080। सो ये जो आने वाले समय में क्रूशियल हर्डल रहेंगे, इसके ऊपर निकलेगा देन आफ्टर हमें फिर से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बट अगर इसने 2640 के लेवल्स के नीचे अगर ये निकलता है तो हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। उस दौरान हमें ट्रिपल बॉटम का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो मुझे लगता है कि वो सपोर्ट को ये इतनी आसानी से नहीं तोड़ेगा। और अगर ये स्टॉक अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे 2900 के ऊपर सस्टेन होता है, 2900 से लेकर 3000 के जोन पर, तो हमें उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है एमएनएम में। बिल्कुल, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है एमएनएम पर। यह है राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। तो चलिए इसी के साथ हमारे एक और गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ भी जुड़ चुकी है। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका स्वागत है। तो स्नेहा, अभी आपके पास ये आना चाहूँगा, ज़रा ओला इलेक्ट्रिक देखिए, इस पे यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए। हालांकि यहाँ पे कोई प्राइस बताया नहीं है, तो टेक्निकली थोड़ा देख के बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। हम देख रहे हैं कि इसमें जब से लिस्ट हुआ है काफ़ी उतार चढ़ा हुआ, लिस्ट होते ही एकदम ऊपर गया था, फिर एक बड़ा क्रैश आया था, फिर एक पुल अप आया था, उसके बाद वापस नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखा था, अभी भी एकदम निचले स्तर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए, इतना गिरने के बाद क्या ओवरसोल्ड दिख रहा है या यहाँ पे और भी नेगेटिविटी दिख सकती है? अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इतना ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर तो है नहीं। पहली बात, हिस्टोरिकल चार्ट ज्यादा नहीं है, तो एनालाइज हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर में 20 डेमा के नीचे चल रहा है ये काउंटर। मेरा मानना है यहाँ से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ भी थोड़ा स्ट्रेंथ आता है और अगर स्टॉक 65 से 67 का ये जोन सरपास कर देता है, और उसके बाद अगर स्पेशली अगर आप फॉलो अप बाइंग देखते हैं अबव 70, जो 77 78 जोन है, ये निकाल देगा, तब जाके इसके चार्ट स्ट्रक्चर काफी नियर टर्म के लिए थोड़े अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो पॉसिबिलिटी यही है करके कि ये हायर लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आए। तो मेरे ख्याल से किसी के लॉन्ग्स हैं तो इफ दे आर होल्डिंग इट, पैरा लेवल टू वॉच आउट विल बी 67। और उसके बाद अगर अपमूव एक्सटेंड होती है और 77 का लेवल क्रॉस होता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक फिर उसके बाद यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। अभी के लिए थोड़ा साइडवेज रहने के ज्यादा चांसेस है, बट होल्ड किया जा सकता है अगर किसी ने होल्ड करा है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 55। जी बिल्कुल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की लेवल्स जो है स्नेहा बताते हुए हमें ओला इलेक्ट्रिक में। लेकिन अब चलते हैं हमारे दूसरे दर्शक के पास, और व्हाट्सएप के ज़रिए अमित हमारे साथ जुड़े हैं। और मुथूट माइक्रो फाइनेंस इनका स्टॉक है, इन्होंने जो है 2500 लगभग 2050 शेयर लिए हैं, और जो बाइंग लेवल्स है वो 257.24 का है। अब उनको जो है एक्सपेक्टेशंस होल्ड करें या सेल करें, इन दोनों पे है। एंड ऑफ कोर्स इन्होंने अपनी बताई नहीं है कि अवधि क्या है, शॉर्ट टर्म रहेगा कि लॉन्ग टर्म।
बट लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या लग रहे हैं अभी? लगभग 257 की बाइंग है और लॉस जो है सिग्निफिकेंट देखने मिल रही है यहाँ पे। इनकी लॉस देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 134 लेवल्स पे ऑलमोस्ट 50% लॉस है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट करना चाहिए क्योंकि अब पेन ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, खास करके एमएफआई स्पेस में कोई स्ट्रेस चल रही है, या कुछ और लॉन्ग टर्म लेवल्स देख सकते हैं? मुथूट फाइनेंस अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और वीकली के चार्ट्स भी अगर देखें, मंथली के चार्ट्स पे देखें या डेली के चार्ट्स पे देखें तो सभी पे करेक्शन आता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कुछ रेस्पाइट या रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी लोअर लेवल्स पे नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां पर इनको होल्ड रखने की सलाह दी जाए। और अगर कोई भी स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करते हैं तो जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें कई हफ्तों से देखने को मिला है तो उसके भी ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए अगर हमें पुल बैक मूव मिलता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 150 टू 155 की रेंज पर। तो यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म पुल बैक भी आता है तो एग्जिट रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम मंथली और वीकली के चार्ट्स पर पहले ही एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन नीचे की इस तरफ की ओर दे चुका है। तो मुझे आने वाले समय में भी कोई ऐसा रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर हम इनको होल्ड रखने की भी सलाह दे सके। ऑलराइट, मुथूट माइक्रोफिन पर ये सलाह लक्ष्मीकांत की तरफ से। और व्हाट्सएप पर शत्रुद्दीन का सवाल हम लेते हैं। स्नेहा, अदानी टोटल गैस में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और प्राइस इनका जो है 605 का बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने का ही समय है, 2 महीने में ये कहाँ तक जाएगा, ये है इनका सवाल। ओके कविता जी, अगर आप देखें काउंटर तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है ही। जब से एक फॉल जो हमने देखा उसके बाद एक काफी टाइम से काउंटर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और अभी के चार्ट स्ट्रक्चर देखकर अगर आप देखें तो डेली चार्ट में या कंटिन्यूसली अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो सारे ही मूविंग एवरेजेस है उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसी के अगर लॉन्ग्स है वेरी शॉर्ट टर्म पर मंथ और 2 इनके अगर पोजिशंस है तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 560 से होल्ड करें। 560 का ये स्टॉप लॉस है। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच करना रहेगा दैट विल बी अराउंड 610। ये पहला लेवल रहेगा, वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर इसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर बेटर हो जाए और मे बी हम देखें करके कि ये स्टॉक 670 680 के जोन भी देखा है। तो अभी के लिए बिकॉज यहाँ पे लास्ट कपल ऑफ सेशन से थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है, दैट्स द रीजन आई वुड से करके कि होल्ड करें अभी, बिकॉज मार्केट में भी थोड़ी सी रिबाउंड आ रही है तो चांसेस है करके कि अपसाइड की मूव आए। बट यहाँ पे अगर आप देखें हिस्टोरिकली जो 20 रेमा है वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है विच इज अगेन प्लेस्ड अराउंड 610 जोन। तो वहां पे रिव्यू करिएगा, वहां से अगर दिख रहा है प्रॉफिट टेकिंग आ रहे हैं तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। यह है सलाह अदानी टोटल गैस पे आती हुई स्नेहा जी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे हम आईजीएल भी देखें, इंद्रप्रस्थ गैस, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उछाल आता हुआ नजर आ रहा है, करीबन 3% चढ़ता हुआ दिख रहा है और इस पर भी काफ़ी सारे सवाल आते हुए नजर आ रहे हैं। तो शरद, वापस आपके पास ही आएंगे, क्या इसके ऊपर भी कुछ खबर के हिसाब से दिख रहा है आपको? दो चीज़ है, दो खबर है। एक्चुअली ब्रोकिंग हाउस भी मान रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइस हाइक आ सकता है। जो दिल्ली इलेक्शंस कंप्लीट हो गई, बिल्कुल, दिल्ली की सीएम भी चूज हो गई, और इनका याद रखिए महानगर गैस और गुजरात गैस इन्होंने जो है प्राइस हाइक्स ले चुके हैं, बट जानबूझ के जो इलेक्शंस में ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं लिया गया था। तो अब जो है बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा है कि 2 से 4 रुपए प्रति केजी जो है आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे तो मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट होंगे। तो अब जो है फॉलो ऑन बाइंग आ रहा है, ये हम लोग जो है ब्रोकर से बात किए तो पता चल रहा है। एचएनआई बाइंग भी दिख रही है कुछ डेस्क में, तो आईजीएल इसके कारण फोकस में है। एंड ऑफ कोर्स जेफरीज ने भी आज पॉजिटिव रिपोर्ट भी निकाली और यहाँ पे उन्होंने 2 और इम्पोर्टेंट बात कहे हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवरेबल है, और इम्पोर्टेंटली कंपनी ने कहा है कि जो लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हेनरी हब के साथ कंपनी प्राइसेस बनाती है वो अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। एंड ऑफ कोर्स एक डिविडेंड प्ले तो है ही, एक टाइप से डाउनवर्ड रिस्क बचाता है स्टॉक का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको एज अ व्यूअर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अब देखिए तो प्राइसेस बढ़ सकते हैं, मार्जिन को सपोर्ट मिल सकता है, ब्रोकरेज के हिसाब से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा टेक्निकली भी देख लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, जरा आप देख के बताइए, क्या ये टेक्निकली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से फेवरेबल दिख रहा है? जी हाँ, आईजीएल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार काफी फेवरेबल दिख रहा है।
और यहाँ से एक हम ये कह सकते हैं एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली और वीकली के चार्ट्स पर। वीकली के चार्ट्स पर अगर ये स्टॉक 205 के जोन के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन होगा। डेली के स्टॉक्स पे अगर हम देखें डेली के चार्ट्स पर तो पिछले 4 दिनों से अगर हम सीक्वेंस देख रहे हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज ही इसने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़त बनाई है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक 205 के ऊपर अगर सस्टेन होता है ऑन अ वीकली चार्ट तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो देन उसका अगर ये 205 के लेवल को क्रॉस करता है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 210 213 के आसपास। और अगर उसके ऊपर बढ़त बनाता है तो जो 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 मेजर हर्डल है वो 235 का है। तो करंट लेवल्स पे बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। अगर कोई इसमें बाय करके चलना चाहता है तो जो स्टॉप लॉस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 189 की। तो जब तक स्टॉक 189 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें आने वाले समय में तेजी बनी रह सकती है। बिल्कुल, तो ये है यहाँ राय आती हुई आईजीएल पे लक्ष्मीकांत जी के तरफ से। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, आपके स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड फ्लैश हो रहा है, इसे स्कैन कीजिए और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके सवाल तो हम ले ही रहे हैं यूट्यूब से। यूट्यूब के ही दर्शक का मैं सवाल लेना चाहती हूँ और इनका नाम है रवि रंजन चौबे। और चौबे साहब ने टीटागढ़ रेलवे में ख़रीदारी कर रखी है। स्नेहा, इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊंचा है। इन्होंने 1100 के रुपए पे देखिए ख़रीदारी कर रखी है और ये कह रहे हैं कि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है। इस वॉलेटाइल मार्केट में हमने देखा है कि तमाम ये जो काउंटर्स हैं, जुपिटर वैगन्स ले लीजिए, आईआरसीटीसी, टीटागढ़ रेल ले लीजिए, लगभग 13% के आसपास है। तो उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी एक रनअप हमने इनमें देखा है। लेकिन अब इनकी बाइंग प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची है, 805 के आसपास के लेवल्स हम फिलहाल देख रहे हैं। अब बताइएगा इनको आप कितना लंबा रुकने की सलाह देना चाहेंगे? कविता जी, अगर आप देखें तो स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट हुआ है। बट अगर आप अभी के लिए रिसेंटली लोज उसके देखेंगे तो अराउंड 740 के आसपास है। और इसका हिस्टोरिकल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो ये मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास से थोड़ा सा रिबाउंड कर रहा है। और मेरा मानना है कि अगर किसी के भी लॉन्ग्स हैं तो आई वुड सजेस्ट करती कि 740 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। यहाँ से अपमूव आती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टॉक इमिडिएटली अगर अपमूव आती है तो पॉसिबिलिटी है करके कि स्टॉक 870 तक के लेवल दिखाए, 870 75। अगर वो लेवल्स क्रॉस होते हैं तो पॉसिबिलिटी करके कि स्टॉक में और अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी और हम उनके बाइंग लेवल्स या उसके ऊपर के भी लेवल्स देख पाएंगे। तो अभी के लिए जो लेवल्स वॉच आउट करना है, ऑन द हायर साइड विल बी अराउंड 880 870, ये जोन पहला लेवल रहेगा विच कैन बी एक्सपेक्टेड। और वो सरपास होना बहुत जरूरी है। वो सरपास होता है तो पॉसिबिलिटी है उनके बाइंग लेवल से भी ऊपर के लेवल देखिए। स्टॉप लॉस आपको 740 का लगाना है। जी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है स्नेहा बता रहे हैं। लेकिन अब जो है अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉलर के पास। मनोज शर्मा है हमारे साथ और इनका जो स्टॉक है वो है आयरेडा। अब याद रखिए, आयरेडा जो है वायदे बाजार एफएनओ सेगमेंट में मार्च सीरीज से आने वाली है 28 फरवरी से। पर इनके लेवल्स पे बात करें तो इनका एवरेज प्राइस 230 का है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट 25 से 30% का जो है डाउन टिक इनके लॉस देखे जा रही है। और इनको 1 से 2 साल के व्यूज़ चाहिए। तो स्नेहा ज़रा बताएंगे 1 से 2 साल में आयरेडा का चार्ट्स क्या लग रहा है? इनके लॉस तो बड़ी दिख रही है बट अब देखें क्या लेवल्स देखने मिलता है 1 से 2 साल के बीच। स्नेहा, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें, यस हमने करेक्शन देखा है और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली कल के दिन हमने काफी अच्छी रिकवरी दिखी। तो वो एक इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट किसी के भी अगर शॉर्ट टर्म भी ट्रेड है और उन्हें फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो वो भी सोचा जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 157 का लगाना है और उसे होल्ड करना है। अपसाइड में जो उनके बाइंग लेवल्स है वो लेवल्स पॉसिबल है इसमें। अगर ये काउंटर ये यहाँ पर एक बॉटम बना लेता है तो यहाँ से पहला लेवल टू वॉच आउट और जो इंटरेस्टिंग रहेगा दैट विल बी अराउंड 180 182। ये लेवल सरपास होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि हम 200 प्लस लेवल्स भी देखें। तो अभी के लिए तो होल्ड करें, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 157 का लगा दो।
बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बता दिया है, सारे लेवल्स आपको बता दिए गए हैं स्टॉक के ऊपर। तो इरेडा तो आ रहा ही है, साथ ही साथ एक्चुअली टाटा टेक भी शामिल होने वाला है एफएनओ में, और हम देख रहे हैं कि स्टॉक में 2% की तेज़ी हो रही है। सुबह शायद थोड़ी और थी। शरद, हम सुबह इस पर डिस्कस भी कर रहे थे, टाटा टेक तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ और भी इसके जो जुड़े हुए शेयर्स है वहाँ पे भी कुछ मूव दिख रहे हैं हमें। तो मैं बताता हूँ, होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट होता है, और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक टाइप से होल्डिंग कंपनी है, जहाँ पे टाटा सन्स की इनकी होल्डिंग है। जब भी कोई टाटा ग्रुप में कभी तक कोई एक्शंस आता है, खास करके एफएनओ सेगमेंट में आने में, तो होल्डिंग कंपनी को भी जो है बेनिफिट्स आती है, एक रब ऑफ इफेक्ट आता है। तो आज देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी 6% ऊपर है। तो ये कोरिलेशन भी हमें ऑडियंस को बताना बहुत जरूरी होता है कि बाकी क्यों टाटा ग्रुप बट यहाँ पे नोट करने वाली कौन सी बात होगी एक निवेशक के लिहाज से? एक निवेशक के हिसाब से यही होगी, होल्डिंग कंपनी हमेशा एक ट्रेड डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो न्यूज फ्लोज होती है बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज आएगा या ग्रोथ आते रहेगा स्टॉक में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि एज अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट, और एक सेफ्टी भी रहता है क्योंकि इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आता, क्योंकि सब अब्जॉर्ब वॉलेटिलिटी जो है उनकी मेन कंपनीज करती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है जब आप होल्डिंग कंपनीज को स्टडी करें। एंड ऑफ कोर्स टाटा केमिकल और टाटा इन्वेस्टमेंट का भी बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। सबसे ज़्यादा टाटा सन्स का जो है वहाँ पे स्टेक है। तो कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है, और अभी टाटा ग्रुप में हम देख भी रहे हैं कितना वैल्यू अनलॉकिंग या आईपीओ आ सकते हैं, और टाटा सन्स का भी बातचीत चल रहा है। तो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग रहेगा एज अ ग्रुप, टाटा ग्रुप को हमें देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोनों ही स्टॉक को देख लेते हैं। स्नेहा जी, जरा दोनों ही स्टॉक देख लीजिए, टाटा टेक ये भी शामिल होने वाला है एफएनओ में, और साथ ही साथ जैसे अभी शरद ने भी बताया कि टाटा इन्वेस्टमेंट में भी इसका कहीं ना कहीं झलक दिख रहा है, वहाँ पे भी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो दोनों ही स्टॉक पे बता दीजिए चार्ट वाइज क्या नजर आ रहा है आपको? टाटा टेक अगर आप देखें तो स्टॉक में कंटिन्यूसली प्रेशर है, 20 डेमा के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बाउंस बैक आने की कोशिश हुई है आज अपसाइड में, प्रिसाइसली जो 20 डेमा है वहां से ही वापस एक प्रॉफिट टेकिंग दिखा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को लॉन्ग लेना है तो ये 760 765 का लेवल के ऊपर ही ले तो बेटर रहेगा। वंस वी सी करके कि क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर जा रहा है और वहां पे स्ट्रेंथ आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी करके कि ओवरऑल जो है थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट रह सकता है, और मे बी स्टॉक 800 820 के लेवल्स दिखा दे। तो अभी के लिए तो आई वुड से नहीं करें, बट यस ये जो लेवल्स मैंने आपको बताया 765, ये लेवल्स क्रॉस होने पर बाइंग कर सकते हैं। दूसरा काउंटर जो आपने बताया टाटा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर लास्ट 2 दिनों में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग दिख रही है। मेरा मानना है कि जो जिस तरह के वॉल्यूम्स है, पॉसिबिलिटी करके स्टॉक और भी तेजी कर सकता है। 7000 7050 ये लेवल्स पॉसिबल है। वंस इट क्रॉसेस दैट तो काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है। तो अभी के लिए अगर किसी ने लॉन्ग किया है तो होल्ड कर सकते हैं, किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है तो थोड़ा डिप्स पे बाय करें विद अ स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 5800। चलिए, तो यहाँ पर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय दिया आपने। स्नेहा, जाते जाते आपके डिस्क्लेमर्स देना चाहेंगे आप? कविता, हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हैं ये हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है, बट ये मेरे पास नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे शरद और अंश को भी इजाज़त दें, लेकिन इक्विटी बाज़ार की बातचीत तो हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल